ये कहानी है कोरा नाम की एक लड़की की जिसका बेटा कहीं गायब हो गया था। तब उसे एक आदमी मिला जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा, अगर वो इस दुनिया में ना भी हो तब भी। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने चारों तरफ से सील किया हुआ था। उस घर में एक लेडी ऑफिसर आती है जो उस घर की तहकीकात कर रही थी। तभी हमें बैकग्राउंड में एक फोन कॉल सुनाई देती है जो कोरा की थी, जिसमें बस वो ये कह रही थी कि जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। अब जब उस घर में पुलिस आती है तो वो सारा घर बिखरा हुआ था और वहाँ पर खून के निशान थे, पर वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं थी और ना ही किसी को मारा गया था। ये लेडी कोरा की बहन थी जो पुलिस ऑफिसर थी। अब वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और आकर कोरा से पूछताछ करती है क्योंकि कोरा की जिस्म पर खून लगा हुआ था। पहले तो कोरा कुछ नहीं बताती लेकिन बाद में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने बेटे को वापस पाने के लिए कर रही थी। कोरा की बहन कहती है तुम होश में तो हो, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा बेटा आज से 7 साल पहले गायब हो गया था और हो सकता है क्या पता अब वो जिंदा भी ना हो। अब उसकी बहन पूछती है कि ये खून किसका है, लेकिन कोरा अब भी कुछ नहीं बताती। आखिर कोरा के साथ हुआ क्या था, हमें उसके पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। अब दिखाया जाता है कि कोरा एक गैर जिम्मेदार माँ थी जो बहुत नशा करती थी। वो अपने दोस्त के साथ हर समय नशा करती रहती थी। वो दोनों गलत काम करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन कोरा के घर पर पुलिस आती है। वो कोरा से पूछती है कि क्या आप जानती हो आपका बेटा कहाँ है। तो कोरा कहती है वो अपने कमरे में होगा, मगर देखने पर पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं था। अब कोरा के बेटे को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार होती है और उस टीम को जंगलों की तरफ भेज दिया जाता है, लेकिन कोरा का बेटा कहीं नहीं मिलता। इस हादसे को कई साल बीत गए थे। कोरा अब एक ऐसा ग्रुप का हिस्सा थी जो सभी ऐसे लोग थे जिनके बच्चे खो गए थे। अब सीन दोबारा पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर उसकी बहन पूछती है कि कोरा ये खून किसका है, बताओ तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर कोरा एबिल नाम के आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है कि एबिल हमारे ग्रुप का हिस्सा था। एक दिन वो मुझसे कैफे में मिलने आया। एबिल ने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन एबिल ने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा। इतने में कोरा की बहन कहती है कि भला मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है। कोरा फिर से अपनी कहानी आगे बढ़ाती है और कहती है कि एक दिन मैं अकेले घर पर थी। एबिल मेरे घर पर आया। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो मेरे बेटे को वापस ला सकता है और मैं उसे देख पाऊंगी और छू भी पाऊंगी, क्योंकि वो भी अपनी मरी हुई बेटी को वापस ले आया था। कोरा कहती है कि मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ और मैंने उसे घर से भगा दिया। अब कोरा की बहन पूछती है कि आखिर एबिल चाहता क्या, तो वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को जिंदा किया था, वो काली दुनिया से उसे वापस लाया था। जब कोरा की बहन उससे पूछती है कि वो कैसे, तो उसके चेहरे पर डर था। कोरा बताती है उस जगह से जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं। कोरा की बहन कहती है कैसे, मैंने तो उसकी बेटी की लाश देखी थी। तो कोरा कहती है नहीं, तुम अभी भी जाकर उसका डाटा चेक कर सकती हो। एबिल की बेटी अब दूसरे शहर में रहती है। उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया है। उसकी बेटी इस दुनिया में ही है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और मुझे जब यकीन हो गया तो मैं एबिल से मिलने गई और मैंने उससे पूछा तुमने ऐसे कैसे किया। तो उसने बोला मुझे ये सब एक औरत ने बताया जो एक जादू है। ये एक ऐसा जादू है जो कई दिन तक चलता है और अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो वो अपने मरे हुए बच्चों को वापस ला सकता है। अब मैं भी इस जादू का हिस्सा बन गई क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब एबिल ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया जिसमें बहुत सारा नमक, जंजीर और मोमबत्तियाँ थी। फिर एबिल ने मुझे नमक वाले पानी से नहाने को कहा जिससे सारे बुरे श्राप और बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तुम्हारी बेटी तो मिल चुकी है ना, तो तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। तो वो कहता है अब मेरी बेटी अपनी माँ के पास रहती है और मुझे अपनी बेटी अपने पास चाहिए। अब एबिल ने नमक का एक सर्कल बनाया और जंजीर से मुझे बांध दिया। अब वो मंत्र पढ़ने लगा और मैं उसे दोहराने लगी। कुछ ही समय में मैं हवा में तैरने लगी और एकदम से फर्श पर गिर गई। मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ हो सकता है और मैं अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ। अब अगला जादू का हिस्सा था इनविटेशन, बुलावे का। हम दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़े। मेरा घर सारा हिलने लगा और मोमबत्तियाँ बुझ गई और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं समझ चुकी थी कि हम लोग उस दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जिंदा इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हमारा अगला कदम था गिरफ्त यानी कि गम। एबिल ने मुझे बताया कि ये ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इस चीज के लिए भी तैयार हो गई। हमने अपना ये काम शुरू किया। ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था मैंने अपने ख्यालों में देखा कि वो मेरे पास आया और मैं नशे में थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। मेरा बेटा गुस्से से बाहर चला गया। मैंने अपने ख्यालों में देखा कि एक वैन वाला उसे अगवा करके ले जा रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे एक काला साया था जो मेरे गम और गुस्से की परछाई थी। वो परछाई मुझे उस जगह ले गई जहाँ पर किडनैपर ने मेरे बेटे को किडनैप किया था। जब मैंने अपने बेटे को इस हाल में देखा तो मैं चिल्लाने लगी और तभी एक खौफनाक वेमन ने आकर मेरे मुंह पर
हाथ रख दिया। उसने मुझे कहा कि अगर तुम अपने बेटे को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो खुद पर काबू करना होगा। अब सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। कोरा अपनी ये कहानी अपनी बहन को बताती है, लेकिन उसका यकीन कर पाना मुश्किल था। वो कहती है कि कोरा, क्या तुम अभी भी नशे में हो? तो कोरा कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब कोरा की बहन के पास एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो कहती है कि कोरा सब कुछ सच कह रही है, एबिल की बेटी जिंदा है जो अपनी माँ के साथ रहती है। ये सब सुनकर कोरा की बहन परेशान हो गई। अब यहाँ से कहानी फिर से पीछे जाती है। जिस दिन कोरा का एबिल के साथ आखिरी रिचुअल था, वो कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, लेकिन किस चीज का ये नहीं बताता। वो कोरा को कहता है कि कुछ भी हो जाए दायरे से बाहर मत निकल, और अगर कोई भी असूल तोड़ा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज एबिल को जंजीरों से बांधा जाना था। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि किसी काली ताकत ने एबिल को पकड़ लिया है। तभी उसके मुंह से अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगती है, जिसमें हड्डियां, खाल और खून शामिल था। ये सब देखकर कोरा चिल्लाती है और दायरे से बाहर चली जाती है और डरकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा घर के अंदर जाती है तो एबिल जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। उसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया और कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अचानक से किसी काली शक्ति ने एबिल को अंधेरे में खींच लिया था। अब वो काली ताकत कोरा के पास आती है और रिचुअल पूरा करने को कहती है, और वो ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपने बेटे को भूल जाए। कोरा अभी भी यह समझ नहीं पाया कि एबिल ने जो उसे कहा था वो किसी और का नहीं, कोरा का सौदा करने वाला था, एक शैतान से, जिससे उसे अपनी बेटी वापस मिल जाए। अब वो दोबारा घर के अंदर जाती है रिचुअल पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक शैतान आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे जिस्म नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा। अब कोरा अपने बेटे को किसी भी हालत में पाना चाहती थी। वो अपने उस दोस्त को कॉल करती है जिसके साथ वो बैठकर शराब पिया करती थी। अब वो घर के अंदर आया और कोरा ने उसे शैतान के आगे फेंक दिया, मगर शैतान को उसका नहीं, कोरा का जिस्म चाहिए था। वो अब उसके पीछे था। कोरा पागलों की तरह अपनी जान बचाते घर पर यहाँ वहाँ घूम रही थी और पुलिस को कॉल कर रही थी कि मेरी मदद करे। और ये वही सीन था जो हमने शुरू में सुना था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। कोरा की बहन कोरा से कहते कि जब तक तुम्हारा केस फाइनल नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पे रहना होगा। कोरा अपनी बहन को समझाती है, वो शैतान मेरे पीछे है, वो मेरे बेटे के बदले मेरी जान ले लेगा। मगर कोरा की बहन को लग रहा था कि वो जेल में ही महफूज है। कोरा को अब पता चल जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। लाइट जलने बुझने लगती है। एक आवाज गूंजती है, रिचुअल पूरा हुआ, क्योंकि शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया था। फिर से कोरा की बहन उसके घर में तलाशी लेने जाती है, जहाँ उसे अलमारी से आवाजें आ रही थी। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कोरा का बेटा मिलता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो 7 साल पहले गायब हुआ था। इसका मतलब एबिल सच्चा था। उसके रिचुअल से कोरा का बेटा वापस तो आ गया, मगर कोरा को अपनी जान देनी पड़ी।